स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मॉक सीरीज़ है, तो आज का क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द डेवास्टेशंस ऑफ फ्लड्स एंड रिकमेंड पॉलिसीज़ फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट या प्रिपेयर्डनेस कह लो। अच्छा, अब इस जगह पे सवाल वो पूछ रहा है, दो तरह से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहा है। पहले तो कह रहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है आपने। ठीक है, आपने एक मिनट क्रिटिकली इवैल्यूएट करें और अच्छा, इवैल्यूएट करना है क्या? डेवास्टेशंस इवैल्यूएट करें, फ्लड्स की तबाहकारियों को, और रिकमेंड करें पॉलिसी ऑप्शंस बताएं। ठीक है, पॉलिसी ऑप्शंस बताएं। अच्छा, अब आपने लेके कैसे चलना है? जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या हुआ था, उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसको क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब होलिस्टिक पिक्चर में करना है क्या, आपको मैंने पहले बताया है कि इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है, पूरे सवाल का ओवरव्यू देना होता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि इस दफ़ा फ्लड्स ने हमारे एक्सट्रीम डेवास्टेशंस की हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिगर्स अभी एक रिपोर्ट, अब जिसमें आगे रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे। अच्छा, आपने बताना है कि इस दफ़ा रेनफॉल ज़्यादा हुई है। इस दफ़ा वो फ्लड जो है ना, वो रिवर फ्लड नहीं था, मतलब इस दफ़ा रिवर फ्लड्स नहीं थे, कम था, वाटर लेवल कम था, वाटर लेवल जो थे ना वो कम थे। इस दफ़ा ना रेनफॉल ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से हमारा इस दफ़ा फ्लड्स बहुत ज़्यादा है। और इस दफ़ा 300% से ज़्यादा सिंध में हुई है, बलूचिस्तान में 150% से ज़्यादा हुई है। ये पूरी आपकी गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, आपको मेंशन करनी है यहाँ पे। असल कहानी ये है कि आपको जैसे ही सवाल आता है, आपको उस टाइम उसको टैकल करना आना चाहिए। उस टाइम ना डेटा याद आता है ना कुछ याद आता है, बस जितना आप रिकॉल कर सकें ना, तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना होता है। जैसे मैंने बताया कोटेशन लिखनी होती है, ऑब्वियसली यहाँ पे अब कोटेशन कोई फिट हो नहीं रही, तो अगर कोई हो सकती है तो आपने वो भी करनी है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बताएंगे 34 डिस्ट्रिक्ट्स इसकी वजह से ओवरऑल सिवियर कैटास्ट्रोफी है गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। ठीक है, क्लाइमेट का रीज़न इस दफ़ा ऑब्वियस है, सबको पता है क्लाइमेट चेंज एक रीज़न है जिसकी वजह से ये हुआ, वरना क्या हुआ। क्लाइमेट चेंज में हमें पता है कि क्या हुआ था, वो सारे जो इंडिया वाली साइड के बादल थे और वो सारी जो रेनफॉल थी ना, वो पाकिस्तान की तरफ आ गए थे, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से फिर आपको ज़ाहिर क्लाइमेट इफेक्ट्स आता है ना वो। अब यहाँ पे कहानी ये है कि उसने पूछा है भाई इवैल्यूएट करें क्रिटिकली। अब आप यहाँ पूरे क्वेश्चन में ये बताने लग जाएंगे क्लाइमेट की वजह से डेवास्टेशन हुई है, हमारा कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान मतलब ये एक सेल्वेशन मिल गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान एंजॉय करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल इवैल्यूएट का यही मतलब है कि क्रिटिकली देखना है कि भाई फ्लड्स तो थे, क्लाइमेट का इफेक्ट तो था, आप लोगों ने क्या किया था, पाकिस्तान की कहाँ गलतियाँ थी, पाकिस्तान ने कहाँ कुछ नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको क्रिटिकली बता रहे हैं कि भाई कोई पाकिस्तान के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं पाया जाता। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिस्क असेसमेंट का कि बिफोर डेवास्टेशन या बिफोर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क असेसमेंट होती है, इवैक्यूएशंस होती हैं, बहुत कुछ होता है, आपको प्रिडिक्शन करनी होती है, वो सारा इधर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब पॉलिटिकल स्टेबिंग होती है यहाँ पे, क्या कि पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है सारी चीज़ को। स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज़ हैं हमारे इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है, डिज़ास्टर का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके एक्सप्लेन करनी है। यहाँ मैंने बताया ओवरव्यू देना होता है आपको। अच्छा, लैक और अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक अपनी जगह नहीं छोड़ के जा रही होती, ना ये समझ रही होती कि क्लाइमेट का डिज़ास्टर है, कुछ भी नहीं पता होता। जब हो जाता है अच्छा तो सारी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है कि गवर्नमेंट बचा क्यों नहीं रही है लोगों को, लेकिन इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में ये है कि डैमेज वुड बी फॉर लेस मैनेज कर दिया जाता, तो हमने इसको एक तरह का लास्ट सेंटेंस बनाया है कि इसको कंक्लूड करिए। ये पॉइंट्स हैं, आपने इसको पूरा पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ आधे पेज तक का होता है, पैराग्राफ 10-15 लाइन्स का ना। अच्छा, सबसे पहले तो अब यहाँ पे हमने बताना है कि भाई हुआ क्या क्या। ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट आई है, कभी ये अक्टूबर के अंदर आई है, अक्टूबर के अंदर लास्ट अक्टूबर 27 को आई है एक रिपोर्ट, जिसके अंदर ये सारा बताया है कि क्या कैटास्ट्रोफीज़ हुई हैं, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर इफेक्टेड, बैडली इफेक्ट हुई हैं, कि बहुत एग्रीकल्चर क्राइसिस आ जाएगा, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सही है, इसका फूड सिक्योरिटी का थ्रेट आ गया है पाकिस्तान को, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा, इन्फ्लेशन बताया कि 25% रही है जुलाई सितंबर के अंदर, और एक 16% थी 2021 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, मतलब इतनी बढ़ गई है। इस तरह आपको पूरा लिखना है कि क्रॉप प्रोडक्शन एक्सट्रीमली इफेक्टेड हो गई है, एस्टिमेटेड लॉस $40 बिलियन का आया है, और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंदर मेंशन हैं। ठीक है, तो ये आपने एक ओवरव्यू दिया क्वेश्चंस का। अब आगे चलेंगे, ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ये भी एक पैराग्राफ हो जाएगा, ये एक डेटा के हिसाब से, मतलब स्टैटिस्टिक दिखाएंगे तो पता चलेगा कि थोड़ा सा पता है बच्चे को। इसी तरीके से अर्ली डेवलपमेंट्स का बताना है कि भाई पहले तो पाकिस्तान के अंदर
कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कोई अथॉरिटी ही नहीं थी। ये तो क्लाइमेट 2005 में जब आपके अर्थक्वेक्स आई थे तो फिर बनी थी, एनडीए में बनी, पीडीए में बनी, और फिर इसकी एक पॉलिसी आया, इसकी एक्ट्स में हमने तरमीम की और फिर जाके हमने इसकी फॉर्मेशन की। तो ये हमारी अर्ली डेवलपमेंट बताने का मकसद है कि क्लाइमेट डेवस्टेशन हमने तो लेट, हमें होश ही लेट आया पाकिस्तान को इस मामलात में। अच्छा, आगे चलेंगे, अब क्रिटिकल सवाल पे आते हैं, क्योंकि इसमें आपने ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो फिर सवाल कब पूरा होगा। तो सबसे पहले पूछा गया था क्रिटिकली इवैल्यूएट करें इसको। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर सबसे चीज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट, क्या आ जाती है कि भाई बताया सबसे कि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिस्क मैनेजमेंट का पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, रिस्क असेसमेंट भी नहीं होती, मैनेजमेंट भी होती। डिज़ास्टर से पहले रिस्क फैक्टर होता है, पोस्ट डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, वो एक पूरा साइकिल होता है, उसके अंदर आपको कंप्लीट करना होता है कि पहले अवेयरनेस होती है, प्रिपेयर्डनेस, फिर एक्शन, फिर रीबिल्डिंग होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। आप एग्जांपल स्ट्रेटेजी, मतलब एग्जांपल लिख देंगे अपनी कोटेशन को कि रशिया के अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट होती है और चाइना के अंदर किस तरीके से होती है। चाइना के अंदर सिचुआन का एक उसका सूबा था, उसके अंदर 2007 में अर्थक्वेक्स आए थे, सीवियर अर्थक्वेक्स, 8 अबव डिग्री था उसका, वो डिग्री जो होती है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने 2015 में 2012 तक ना उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया था, उस पूरे सूबे को, प्रोविंस को। अच्छा, अब ये एग्जांपल्स आपने देनी है इस वाले आर्गूमेंट के अंदर, तो ये आपका आर्गूमेंट सेट वो बनता जाएगा, आर्गूमेंटेशन होती जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है डेप्थ ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस। अब कम्युनिटी अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोग सीरियस ही नहीं लेते क्लाइमेट डिजास्टर को। आप पूछेंगे क्लाइमेट इशू कुछ है, वो कहेंगे नहीं भाई क्लाइमेट इशू कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। पीपल अपने एरियाज़ को छोड़ते नहीं हैं, डैमेज, इसकी वजह से डैमेज ज़्यादा हो जाता है। तो वार्निंग्स जो डिलीवरी होती है ना, वार्निंग डिलीवरीज़ का इशू होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि जो कि वार्निंग्स उन्हें डिलीवर की जा रही होती है, परफॉर्मा जा रहा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उस पर अमल नहीं करते। तो ये आर्गूमेंट हो गया। इसके बाद आ जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एज अ पॉलिसी स्टंट। अब गेम ये है कि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल स्टंट शुरू कर देते हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए सब्सिडीज़ देना शुरू कर देते हैं, और मतलब कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है। हेलीकॉप्टर पे चक्कर लगा रहे हैं, जो मर गई है जिसकी फैमिली को, उसको चेक दे रहे हैं, 5 लाख का चेक, आपने देखा होगा शहबाज शरीफ आ रहे तो एक बोल रहा है कि इनकी गलती है, दूसरा बोल रहा है कि इनकी गलती है। वो पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है, कोई इसमें इफेक्टिवली काम नहीं किया जाता। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इनएफिशिएंसीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये पूरे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपको उसको पूरा डेवलप करना है, मैंने पॉइंट्स की सूरत में लिखे हुए हैं। इनएफिशिएंसी इन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या सीन है कि भाई उसका उनका कोई इनएफिशिएंट है, उनके पास लेस ना एक्सेस पहुंचा हुआ है उनका, ना फंड्स हैं उनके पास। उनके तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे आके काम करना होता है, वो लोग तो फंक्शनिंग नहीं करते, फंक्शनिंग ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट हो गया आपको यहाँ पे बताना। इनकैपेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ACDC हैं आपके, इनका क्या नाम है कि इनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। ये तो हर फील्ड के है ना, ये तो ऑल इनकम्पासिंग सॉल्यूशंस दे देते हैं। इनको कोई मतलब अपनी फील्ड के जैसे एक्सपर्ट नहीं होते, जैसे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स होते हैं वर्ल्ड लेवल पे। और ये तो ओवरऑल एक चीज़ें क्लियर करके आए होते हैं और उनको सारी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा होता है, प्राइस हैंडलिंग ये और वो। तो उसके अंदर इनका कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, इस वजह से अच्छा क्राइसिस को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते। ये सारा हम एवेल्यूएशन कर रहे हैं कि क्या इशूज़ आए हैं पाकिस्तान को। इसी तरीके से इशू ऑफ फूड एंड शेल्टर, ऑब्वियस है ये फूड इनसिक्योरिटी का मसला है। अब यहाँ पे आप फूड सिक्योरिटी का इंडेक्स लिख देंगे कि पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी में 92 आउट ऑफ 115 है, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट में। तो इस तरीके से आपको ये आर्गूमेंट देना है। फूड एग्रीकल्चर वॉज डेवस्टेटेड हो गई है, नई वाली रिपोर्ट आई है, उसको मेंशन करें यहाँ पे, तो ये आपका आर्गूमेंट हो गया। इसके बाद फ्लॉड्स इन इमरजेंसी मैकेनिज्म। इमरजेंसी मैकेनिज्म का बड़ा मसला है। लेटर्स हमारे इंग्लिश में जा रहे होते हैं, लोगों को पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़ते हैं लोग, तो उसको उर्दू में डिलीवर करना आना चाहिए। तो पीपल सीरियस नहीं लेते इस बात को। 2 बातें हो गई इसके अंदर। इसके बाद एक और लास्ट आर्गूमेंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लॉज है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लॉज ये हैं कि गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, यहाँ पे बना हुआ ही नहीं है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आपका पॉलिसीज़ आ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद अब पॉलिसीज़ देख लेते हैं। पहले हमने मेजर किया कि क्या क्या क्रिटिकली इवैल्यूएट किया। अब इसके बाद पॉलिसीज़ देखते हैं कि पॉलिसी ऑप्शंस करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है, मतलब उसको आर्गूमेंट्स देने हैं, उसको बताना है कि भाई गवर्नमेंट को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे है कि भाई सबसे पहले तो अवेयरनेस से कंपेन्स होनी चाहिए। अवेयरनेस कंपेन्स के थ्रू क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्लाइमेट अवेयरनेस देनी चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट अवेयरनेस हो और क्लाइमेट चेंज इज़ रियल समझ आ जाए लोगों को, कि जब वार्निंग दी जाए तो भैया आपने इवैक्यूएट करना है,
ये कोई वो बात नहीं है कि हर चीज़ गवर्नमेंट देखिए, कुछ चीज़ें तो मतलब क्लाउड बर्स्ट हुआ ना इस दफ़ा क्लाइमेट में, तो क्लाइमेट क्लाउड बर्स्ट कहीं भी हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि कहीं पे कहीं स्पेसिफिक जगह होगी और उसकी वजह से वो गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं हैंडल कर सकती। तो इसके लिए लोगों को ज़रूरी है कि कंपेन्स होनी चाहिए और उन्हें ये डेवस्टेशन का इन्फॉर्म होना चाहिए। इसके अंदर आप लिख सकते हैं जैसे एंटोनियो गटरेस आए थे आपके UN के सेक्रेटरी जनरल, तो उन्होंने भी बेसिकली एक अवेयरनेस देने की कोशिश की थी लोगों को कि भाई क्लाइमेट थ्रेट एक रियल है, लोगों को पूरी वर्ल्ड को इसकी तरफ मुतवज्जा होने की ज़रूरत है। इसके बाद ये है कि रिफॉर्म्स इन PDMA प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल अथॉरिटी। जैसे कि मैंने बताया कि तहसील लेवल पे हमारा है ही नहीं, ग्रास लेवल रोड पे वर्क काम कौन करेगा, ये तो प्रोविंशियल लेवल पे बनी हुई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल लेवल पे बनी है, तहसील अथॉरिटीज़ तो बनी हुई नहीं, इनकी प्रॉपर से फंक्शनिंग की नहीं जा रही, उसकी वजह से कोई मैकेनिज्म नहीं है नीचे लोगों तक डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करने का, कोई उनको फैसिलिटीज़ शेल्टर फूड कुछ भी नहीं दिया जाता है इसकी वजह से। तो ये एक पॉलिसी मेजर है कि आप ये करें, इसके अंदर रिफॉर्म्स लाएं और ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें। इसके बाद है कि पाकिस्तान शुड टेक हेल्प फ्रॉम द चाइना इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइना का, मैंने जैसे बताया सिचुआन का एक प्रोविंस था, को एक आया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, डेवास्टेटेड हो गया, सही है। तो उन्होंने 2012 के अंदर उसको रीस्ट्रक्चर कर लिया था कम्प्लीटली, एक एडवांस सिटी बना दिया उसके बाद, हालांकि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इससे हमें चाइना की हेल्प लेने की ज़रूरत है, जिसमें डिज़ास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर ये पॉलिसी मेजर आ गया। इसके बाद NDMA शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल क्लाइमेट फोरम्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल क्लाइमेट फोरम्स जितनी भी आती है ना, ये आपकी FAO है, FWO है, और UN की जो भी फर्म्स, जो भी ये NGOs हैं, INGOs कहते हैं इन्हें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जितनी भी आती हैं इनके साथ कॉपरेट किया जाए और काम किया जाए, और इनमें ये इसमें मेंशन करना है आर्गूमेंट्स के रिपोर्ट्स, क्लाइमेट एक्सपर्ट सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए उनके साथ बैठ के। तो ये एक वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद इसके बाद एक और क्या है, अथॉरिटीज शुड वर्क ऑन रिस्क असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस। रिस्क असेसमेंट और प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मतलब प्री डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पोस्ट पे तो काम होता ही होता है, वर्क प्री डिज़ास्टर पे भी करने की ज़रूरत है, और इसमें ये रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी और वो पाकिस्तान के पास है नहीं, तो उसके से आपको चाइना की हमें हेल्प लेने की ज़रूरत है। इधर भी ये आर्गूमेंट आप डाल सकते हैं, सही है। इसके बाद आ जाते हैं कि वाइब्रेंट रोल ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स। अब इंटरनेशनल फोरम्स का वाइब्रेंट रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इजाज़त ही नहीं दी हुई, सिक्योरिटी रीजंस। अच्छा, अब इसमें सीन ये है कि पाकिस्तान का जो KP का एरिया है और बलूचिस्तान का एरिया है, आपको याद होगा 2010 के अंदर भी जो फ्लड्स आए थे ना, उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा डेवस्टेटेड वो था कंट्रीज प्रोविंसेस थे, वो यही दोनों। तो इसकी वजह ये है कि इधर टैकल नहीं करने की वजह कि आपने इजाज़त ही नहीं दी हुई वेलफेयर वर्क को। फूड प्रोग्राम्स हैं, ये IMF की जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब जो भी इनकी इंटरनेशनल फोरम्स हैं ना, आपने उनको इजाज़त नहीं दी हुई, क्योंकि आपका सिक्योरिटी एपरेटस रिस्क पे है ड्यू टू दी सिक्योरिटी रीज़न, सिक्योरिटी एपरेटस, ठीक है। ये आपका इश्यूज़ है, इस वजह से आपने रेड क्रिसेंट जितनी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को इजाज़त नहीं दी हुई, इस वजह से फिर आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं हो सकती।